Oh, where are you going? Well, we are going to study your first one stanza. So, where are you Yes. going, said reader to write. So, इसके अंदर हमने वैली ऑफ हिनोम का जिक्र भी पढ़ा कि वैली वैसे तो यहाँ पे वैली वेल या डेल है सिनोनिम के तौर पर, लेकिन है यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस, चूँकि उसने क्लासिकल टच दिया है अपनी पोइम को आर्केइक स्टाइल यानी ओल्ड स्टाइल से, तो बिब्लिकल रेफरेंसेस के साथ ये जो उसने अपनी पोइम को वाइंड अप किया है या उसके कॉन्सेप्ट को बड़ा ऑथेंटिसिटी दी है, क्योंकि हम किसी कॉन्सेप्ट को ऑथेंटिसिटी देते हैं रिलीजियस आइडियाज से रिलेट करके। तो इसलिए उसने बताना चाहा कि जो रीडर है वो कौन है भला, वो असल में एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला पर्सन है जो कि बीइंग अफ्रेड ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिमांड्स हैं, चैलेंजेस हैं, या सक्सेस है, अचीवमेंट है, प्रोग्रेस है, वो इन चीज़ों से डरता है क्योंकि ये चीज़ें डिमांड करती हैं एफर्ट, अटेम्प्ट, एनर्जी, टाइम, तो वो ये सब कुछ लगाना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ वो बात किससे कर रहा है, कोई राइडर है। राइडर कौन है, डिटरमिन्ड पर्सन है, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है, लाइफ को अपनी विल पावर से सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला है। तो वो उसको चाहता है कि वो भी लेजी हो जाए, इनएक्टिव हो जाए रीडर की तरह से। इसलिए वो उसे कह रहा है, ओ वेयर आर यू गोइंग, यानी तुमने ये क्या अपनी डेस्टिनेशन ली हुई है, अभी किधर को जा रहे हो तुम। दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेस इज बर्न, कहता है डोंट फॉरगेट, जब आप उस वैली पे जिसको तुम क्रॉस करने के लिए बड़ी अपनी प्लानिंग कर रहे हो, वो वैली बड़ी फैटल है, डेडली है। जब वहाँ पर डे लाइट होती है तो सन की जो स्कॉर्चिंग बर्निंग लाइट है वो हीट इतनी ज़्यादा कर देती है, अनबियरेबल टेम्परेचर होता है, तुम्हारे लिए वहाँ पे जाके सरवाइव करना, एफर्ट करना, ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर सिर्फ यही डिफ़िकल्टी नहीं है, yonder the mitten, वहां पर तो here and there a number of piles of heap, filth and waste material, कहता वहां पे रबिश पड़ा होगा, कूड़ा करकट के ढेर है, और वो इतना गंदा स्मेली है कि whose orders, आई मीन वो जो वेस्ट मटेरियल है उसकी जो बैड नास्टी अनबियरेबल स्मेल है ना, मैडन यू, मे सिकन यू, आई मीन मेड यू क्रेजी, तुम्हें मेंटली एबनॉर्मल कर देगी। तो जब तुम मेंटली एबनॉर्मल हो जाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अचीव योर गोल, तो तुम तो लाइफ में गोल नहीं अचीव कर पाओगे। और फिर और डराता है उसे, कहता है वहां पे एक गैप भी है, एक बहुत हॉलो स्पेस है, फुल लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, तो उस वो तो ग्रेव बन जाती है। Where the tall return, tall very heighted, very determined, टॉल वैसे तो हाइट को कहते हैं ना, हाइटेड है पर्सन, तो हाइटेड यहाँ पे मेंटली हाइटेड है, मतलब हैविंग हाई एम इन लाइफ। तो कहता है जितना भी ये लोग एम्बिशियस होते हैं ना, हाई एम वाले जो चाहते हैं कि हम बड़ा कोई कमाल करके दिखाएं, उन्होंने जब कभी भी इस गैप को क्रॉस करना चाहा, दे आर अनेबल टू रिटर्न बैक, वो कभी वापस नहीं आए क्योंकि वो उसमें गिर जाते हैं। और जब वो गिर जाते हैं तो वो गैप इतना डीप है कि उससे बाहर नहीं आया जा सकता, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। जब वो डेथ हो जाती है तो इट मीन्स कि ये उनकी ग्रेव बन जाती है। तो ये वो सारी डिफिकल्टीज हैं ऑन द वे ऑफ सक्सेस, ऑन द वे ऑफ लाइफ करियर, ऑन द वे ऑफ अचीविंग हाई एम इन लाइफ। तो लाइफ का जो हाई एम होता है उसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल जो है एफर्ट करनी पड़ती है, हमें सफ़र करना पड़ता है, हमें अपना जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, हमें अपनी जो एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, प्लेजर्स, कंफर्टेबल सिचुएशंस है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कहता है इतना नहीं कर पाओगे, ये मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट स्टैंजा में असल में रीडर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट से डराने की कोशिश कर रहा है राइटर को कि मैं नहीं जा रहा, तुम भी मत जाओ। इसको हम देख लेते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में। ये एक्सप्लेनेशन से पहले ज़ाहिर है मुझे एक दफ़ा फिर आपको वर्ड से familiar करवाना था, तो मुझे रिपीट करना पड़ गया। इन दीज वर्सेस द रीडर who is covered full of awe and astonishment discourages the writer from continuing his tough task of traveling। तो क्या कर रहा है रीडर, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो है कौन, कावर्ड है, कावर्डाइज नेचर है उसकी, इनडिसाइसिव मैन है, फुल ऑफ ओ, ओ मीन
फियर, वो बहुत अफ्रेड है, फ्राइटेंड है, एस्टोनिशमेंट, स्टार्टल्ड है, और अपनी इसी कंडीशन में डिस्करेज कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है राइडर को कि वो भी अपने जर्नी को कंटिन्यू ना करे, क्योंकि उसका जर्नी कैसा है, टफ टास्क है, टफ, जो डिमांडिंग टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, तो उसे उस ट्रेवलिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए. ही सेज दैट द वैली वेयर द राइटर इज गोइंग is replete with heaps of dung and waste material. कहता जिस तुमने वैली में जाना है, जिसको क्रॉस करना है, वो कोई आम वैली नहीं है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ट्रायल्स है, रिप्लीट है, रिप्लीट मीन फिल्ड है, फुल ऑफ है, हीप्स ऑफ डंग, वहां पे वेस्ट मटेरियल पड़ा है, डंग हिल है वहां पे, whose nasty smell, और उनकी इस कदर नास्टी, बैड, अनबियरेबल स्मेल है, मे सिकन हिम, जो तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेगी, एंड और मैटन हिज माइंड, या तुम्हें वैसे मेंटली एबनॉर्मल बना देगी. To strike further horror in the heart and mind of the writer, the reader adds that there is also a grave in the form of gap for those who try to cross it. For those mean for those determined, courageous, bold persons having high aim in life. Whenever they try to cross it, that gap becomes a grave for them because it's impossible to cross it एट द वेरी आउटसेट. अच्छा, ये तो हमने सरप्लस मीनिंग्स पढ़े अभी जो पीछे मैंने बताए थे. अब आ जाते हैं कि इसको मतलब क्या, इसका मकसद क्या है. एट द वेरी आउटसेट द रीडर ट्राइज टू फ्राइटन एंड डिस्करेज द राइटर फ्रॉम अकम्पलिशिंग हिज जर्नी. सबसे पहले तो रीडर का मकसद ये है कि वो जो राइडर है ना, वो ना अपने जर्नी ऑफ सक्सेस को स्टार्ट करे या कंप्लीट करे. द रीडर इज इम्प्रैक्टिकल, और वो क्यों चाहता है कि वो ना करे, क्योंकि रीडर खुद कैसा है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है. इम्प्रैक्टिकल में थियोरेटिकल है, वो सिर्फ बातें बनाने वाला है. अनरियलिस्टिक है, वो रियलिटी या फैक्ट्स को फॉलो करने वाला नहीं है. यानी उसे नहीं पता कि लाइफ जो है वो ऑल द टाइम एंटरटेनमेंट या प्लेजर में नहीं होती, इसके अंदर ग्रीफ और सैडनेस और डिफिकल्टीज भी होती हैं. और जो इंसान डिफिकल्टीज को फेस नहीं करता, वो हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कैसे कर सकता है, क्योंकि आप हैप्पीनेस को तब इंजॉय करते हैं जब आपको सैडनेस का टेस्ट पता हो. अगर कोई बंदा कभी सैड नहीं हुआ तो उसे हैप्पी होने की तो मतलब कोई वैल्यू वर्थ का ही नहीं पता होगा. इसलिए ये बंदा भी कैसे अनरियलिस्टिक है, लाइफ को उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं गुजारता, बस अपने लेजी इनएक्टिव एनवायरनमेंट में रहता है. एंड फार मोर फ्राइटेंड, और इतना ज़्यादा अफ्रेड है, फ्राइटेंड है चीज़ों से कि क्योंकि वो खुद कर नहीं सकता कुछ. जो करेजियस मैन है वो फियर से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं डिफिकल्टी को फेस करूंगा, मैं चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करूंगा, तो लाइफ में मुझे कामयाबी मिलेगी. जब कामयाबी मिल जाएगी तो मैं फियर से बाहर आ जाऊंगा. लेकिन ये पर्सन तो कभी भी नहीं आ सकता बाहर. सो ही इज फार मोर फ्राइटेंड, आई मीन ही इज रियली एक्सट्रीम अफ्रेड ऑफ द थिंग्स. सो तो इसका रिजल्ट क्या है, ही कांट ओवरकम ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ. वो अपनी लाइफ की ऑब्स्टेकल, अपनी हिंड्रेंस, अपनी डिफिकल्टी से कभी ओवरकम नहीं कर सकता. ओवरकम के लिए गॉट ओवर भी लगा सकते हैं, कभी भी वो गॉट ओवर नहीं हो सकता. एज शेक्सपियर हैज राइटली सेड, एक्सट्रीम फियर कैन नाइदर फाइट नॉर फ्लाई. ये जो एक्सट्रीम फियर होता है, अनबियरेबल, अनएक्सेप्टेबल जो फियर है किसी चीज़ के हवाले से, नाइदर फाइट, ना आप इस फियर के साथ कभी स्ट्रगल कर सकते हैं, नॉर फ्लाई, ना कभी ओवरकम कर सकते हैं. क्योंकि जो फियर से, वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, तो वो जो डर जाने वाले लोग हैं वो कभी भी अपनी लाइफ को स्मूथ या हैप्पी बना नहीं सकते. So this was the discussion about your first one stanza. Let's have the ideas about second one stanza. Oh, do you imagine? Said Führer to Fahrer. So just 1 minute.
Okay, जी. Oh, do you imagine sad Führer to Fahrer? Now the characters' names are changed. जो पहले रीडर था वो अब क्या है? Führer. और जो पहले राइडर था वो अब क्या है? Fahrer. Führer कौन होता है? Being afraid of things. और Fahrer कौन होता है? Traveler. वो जो ट्रैवलर है ना, जो पहले राइडर था वो अब ट्रैवलर है. तो ट्रैवलर को वो बात बता रहा है. कौन बता रहा है? फ्यूरर. अच्छा, पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा है रीडर. रीडर ने जितनी बातों पे डराया है ना राइडर को, उन सब का आंसर उसने लास्ट स्टेंजा की फर्स्ट वर्स में देना है. तो तब तक आपने याद रखना है कि रीडर ने डराया किस किस बात से था. तो राइडर उसी के जवाब उसको देगा कि ये जो तमाम बातें हैं ना, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है. तो इसी तरह से नेक्स्ट वाली जो फर्स्ट टेंस है ना, बड़ा ड्रामेटिक, बड़ा ब्यूटीफुल है. उसकी जो सेकंड वर्स है ना, वो उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर होगी जो अभी हमने सेकंड स्टेंजा में पढ़ने. वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने अभी पढ़ना है, उनका आंसर हम लेंगे फोर्थ स्टेंजा की सेकंड वर्स में. तो बी केयरफुल कि फेरर जो है वो फारर को क्या कहना चाह रहा है. वो कहता है that dusk will delay on your path to pass. Your diligent looking discover the lacking. Your footsteps feed from ground to grass. A very unanswerable question is asked by the Führer. Führer कहता है, Do you imagine? Realize? क्या तुम रियलाइज कर सकते हो कि बेशक तुम अपनी उस वैली में अपनी ट्रैवलिंग डे टाइम में स्टार्ट करोगे और वो बिल्कुल अपनी एक हैप्पी मूड में, अपनी फुल एनर्जी में, अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस के साथ स्टार्ट करोगे. लेकिन जो डे टाइम है ये हमेशा एंड होता है विथ सनसेट. इसके बाद नाइट आती है, नाइट में डार्कनेस Yes. होती है. तो वो जो डे टाइम है, वो कहता है जैसे ही डे टाइम एंड होगा, that dusk will delay on your path to pass. तो फिर डस्क टाइम आ जाएगा, ट्वाइलाइट, मगरब का वक्त आ जाएगा और सनसेट होगा. जब सनसेट होगा तो सनलाइट के डिसअपीयर होने से क्या होगा? डार्कनेस होगी. और डार्कनेस जो है वो विल डिले, वो तुम्हें डिले कर देगी तुम्हारे इस ट्रेवलिंग को ऑन योर पाथ. जो तुम्हारा पाथ है, ट्रैक है, जिसको तुम टू पास क्रॉस करना चाहते हो, उसमें तुम्हें डिले करेगी, लेट कर देगी डार्कनेस. क्योंकि तुम्हें नजर ही नहीं आएगा आगे क्या है, डायरेक्शन कौन सी है, राइट पे जाना था, लेफ्ट पे जाना था, किधर से कौन सा टर्न है. और फिर चूंकि वहां पे गैप है तो उसको वेट कैसे करना, रात को नजर कैसे आएगा. और इसके अलावा वहां पर वो डंग हिल है, वेस्ट मटेरियल है, तो पाँव कभी इधर जाएगा कभी उधर. और जाहिर है जितना डर्टी मैसी एनवायरनमेंट होता है उतना वो फुल ऑफ जर्म्स होता है. वहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स होंगे जो उस डर्टी एनवायरनमेंट में ग्रोथ पाते होंगे. तो जब तुम्हारा पाँव उन पे पड़ेगा तो वो भी अटैक करेंगे. तो कहता है ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे भी उसने डस्क का वर्ड जो है ये बिब्लिकल रेफरेंस में दिया. बिब्लिकल रेफरेंस में डस्क जो है इज रिलेटेड टू डार्कनेस. और डार्कनेस आपको पता है इवल्स को रिलेट करती है, सैटनिक आइडियाज को रिलेट करती है. ऑब्सक्योरिटी होगी, मतलब प्रोटेक्शन नहीं फील होगी. मेलनकली होगी, सैडनेस होगी. जब इंसान फेल होता है, डार्कनेस मतलब फेलियर्स. तो कहता तुमने काम शुरू करना है मगर वो पूरा तो नहीं हो सकना, तो तुम्हें फेलियर को फेस करना पड़ेगा. और फेलियर जो है वो इंसान को सैड बना देती है, ग्लूमी बना देती है, उसे जो है वो ऑब्सक्योर कर देती है अपने रिजल्ट्स के हवाले से. और जो तुम्हारी प्रोटेक्शन है वो नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी. योर डिलीजेंट लुकिंग. और अब जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है, बड़ा डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, बड़ा हार्ड वर्किंग जो तुम्हारा स्टाइल है, वो एट द एंड पता है क्या डिस्कवर करेगा? लैकिंग, शॉर्टेज. किस चीज की शॉर्टेज? डे एंड पे ज़ाहिर है इंसान रेस्ट करना चाहे तो नो प्रोटेक्शन, नो हाउस, नो टाइम टू टेक रेस्ट. एंड डे एंड पे इंसान ज़ाहिर है फुल टाइम अगर आपने काम किया है डे में तो योर बॉडी नीड्स एनर्जी. तो एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? फूड, डाइट, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एवरीथिंग will
बी ऑफ शॉर्ट, एवरीथिंग विल बी इन डेप्थ, हर चीज की डेप्थ होगी, शॉर्टेज होगी, कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा। सो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो तब तुम रियलाइज करोगे, योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। कहता तब तुम्हें अकल आनी है, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो फुटस्टेप्स होते हैं, जो हमारी वॉक होती है, जो हमारा जो हमारी मूवमेंट होती है, वो फ्रॉम ग्रेनिट। ग्रेनिट इज व्हाट? पीस ऑफ स्टोन। किसी स्टोनी, किसी रॉकी एरिया पर, किसी हिली एरिया पर जो इंसान को वॉक या मूवमेंट करनी पड़ती है, वो कितनी डिफिकल्ट होती है टू ग्रास। जबकि ग्रासी एरिया पर ग्रास सॉफ्ट होती है ना, फ्रेश होती है, स्मूथ होती है, प्लेन होती है। तो कहता है एक बड़ी स्मूथ प्लेन सॉफ्ट एरिया में आपकी मूवमेंट जितनी क्विक होती है, जितनी स्विफ्ट होती है, वो रॉकी एरिया पे नहीं हो सकती। वहां पे स्पीड भी स्लो होगी और आपके फिट भी जो है वो हो सकता है कि इंजरी जो है वो इंजर्ड हो जाए, और डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कहता फिर तुम्हें समझ आएगी कि लाइफ पीस में, कंफर्ट में, प्लेजर में, इंजॉयमेंट में कैसी होती है, और डिफिकल्टीज में, ग्रीफ में, पेन में कैसी होती है। तो कहता है ये चीज़ शायद तुम तब रियलाइज करोगे। मे बी देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ जी, एक बच्ची ने क्वेश्चन किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेटवर्क इशू है, प्लीज़ मैम मेरी प्रेजेंट मार्क कर दें 411। देख लें, कई बच्चे ना बस क्लास में ना अटेंडेंस के लिए आते हैं। एनीवेज ही हो सकता है, नेट इशू हो सकता है। 11, यू जस्ट डोंट वरी, अटेंडेंस मैंने ले ली है। यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो जाएं और लेक्चर छोड़ दें। लेक्चर आपने लेना है, अगर कोई इशू होगा तो चलो उसको हमने अवॉइड करने के लिए अटेंडेंस का काम कर लिया है, ठीक है जी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। ये हाँ जी बेटे। मैम 49 की प्रेजेंट है। 49 किधर? अच्छा, मतलब आपने पढ़ने पढ़ाने पे नहीं जाने देना, अटेंडेंस शुरू करके बैठ गए हैं। लेट मी चेक, कौन सा आपने पूछा था? 11 नहीं, 49। 49। 49 इधर किधर है? बच्चे अगर वो प्रेजेंट होगा तो खुद ही सामने आ जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट है, क्लास में अपीयर हो रहे हैं। 449, ओके जी, ठीक हो गया। अजान का वक्त है, प्लीज।
जी क्लास। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इन द अबव मेंशन वर्सेस द रीडर, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रीडर और राइटर है ना, इसको आप काइंडली फेयरर और फारर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। द फेयरर वार्न्स द फारर रिगार्डिंग द रिस्क्स एंड ट्रेजेडीज विच में बी फॉल ड्यूरिंग हिज जर्नी। उसको बताता है कि जो आपका वे ऑफ जर्नी है, जो सक्सेस है, उसमें हो सकता है you may be fall, I mean you have to face the risks, the tragedies, tragic moments, dangerous situations. He says that although the farer is undertaking his journey during the daytime, कहता बेशक तुम जो फारर हो तुम अपने जर्नी को डे टाइम में स्टार्ट करोगे, yet at dusk it will become dark and deadly, where his intelligence and vigilance will display his ignorance regarding mysteries of life. तो जितनी भी तुम्हारी ये इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारा विजडम है एंड विजिलेंस है, मतलब तुम्हारा जो हार्डवर्क है, विल डिस्प्ले, वो डिस्प्ले करेगा इग्नोरेंस को, फेलियर को, अनअवेयरनेस को, विद नो रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट्स नहीं तुम्हारे सामने आएंगे रिगार्डिंग मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। लाइफ इस कदर मिस्टीरियस है, इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है, इस कदर इनकम्प्रीहेंसिबल है कि वो जो सडन फेलियर तुम्हारे सामने आएगी तो वो तुम्हें कामयाब नहीं होने देगी। द, यहाँ पे रीडर को मैं फेयरर पढ़ूंगी। द फेयरर ऑल्सो वॉन्ट्स हिम that the footsteps on granite are different from those on grass. In other words, he means to say that the path that the farer has chosen is tortuous and twisted. वो उसको बता रहा है कि जो तुमने अपने लिए सिलेक्ट किया है ना वे, अपना लाइफ करियर, अपना एम इन लाइफ, वो टॉर्चुअस है, डिफिकल्ट है, टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्विस्टेड है, क्रुकेड है। द fearer tries to discourage the फारर, यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, जो फियर है ना वो फारर को डिस्करेज करते हैं, सो दैट ही मे विथड्रॉ, ताकि वो विथड्रॉ कर जाए, आई मीन गिव अप कर दे, छोड़ दे, फ्रॉम हिज एम्बिशन, अपने लाइफ एम्बिशन को, टू क्रॉस, आई मीन टू कंप्लीट एंड कंकर द वैली, और उस वैली को कंकर करने का जो उसका ड्रीम है, जो कि वैली कैसी है, रिप्लीट विद डेंजर्स, फेलियर्स एंड सफरिंग्स। वो जो वहाँ पे जितनी भी ये फेलियर है, जो सफरिंग्स हैं, ऑर्डील्स हैं, ट्रायल्स हैं, वो जो उनसे भरी हुई वैली है, वो उसको कंकर करने का जो ड्रीम है ना, जो एम है, उसको विदड्रॉ कर दे, आई मीन गिव अप कर दे। लेकिन पोइट यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, कहता है इट्स ट्रू दैट बैड टाइम नेवर प्लेस trumpet and one must be ready to face it courageously. बट रियलिटी ये है, फैक्ट ये है, ट्रुथ ये है कि दो बैड टाइम सडन ही होता है, इट नेवर प्लेस ट्रम्पेट, ये डिक्लेरेशन के बाद नहीं आता, यानी ढोल नहीं पीटा जाता, एलानिया नहीं आता, ये सडन ही होता है। बट अ मैन शुड बी रेडी टू फेस इट करेजियसली, लेकिन इंसान को अपनी करेज, अपने विल पावर, अपने स्टेमिना के जरिए इसे फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज ऑल द टाइम मिक्सिंग द हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स इन स्पाइट ऑफ द, यहाँ पे रीडर को फेयर कीजिएगा, फेयरर्स प्रिडिक्शंस, आई मीन प्रोफेसीज, तो जो उसने प्रोफेसीज दी हैं, जो प्रिडिक्शंस दी हैं फ्यूचर के हवाले से, एंड डिस्करेजमेंट, और जो उसको डिस्करेज करने के लिए नेगेटिव थॉट्स दी हैं। द फारर इज नॉट रेडी टू गिव अप फॉर हिम, गिव के बाद अप भी लगाइएगा, और राइडर को मैंने फारर पढ़ा है। जो फारर है ना, वो बिल्कुल गिव अप यानी स्टॉप करने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? टू हिम द विल पावर मैटर्स, क्योंकि फारर वो है जो समझता है कि इंसान की विल पावर मैटर करती है, इंपॉर्टेंस रखती है, नॉट द पाथ। उसका पाथ, उसका वे, उसका एम मैटर नहीं करता, विच इज आइदर टफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि वो डिफिकल्ट है या इजी है। एंड अ डिटर्मिन्ड पर्सन नेवर कंप्लेन्स, और एक डिटर्मिन्ड पर्सन कभी कंप्लेंट करता हुआ नजर नहीं आता है अबाउट सच थिंग्स, कि डिफिकल्टीज कहाँ पे हैं, ट्रायल्स क्या हैं और डील्स क्या हैं, वो इन चीज़ों की कंप्लेन नहीं करता। As it is well said by Tom Wilson, you can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses. ये इंसान की थिंकिंग है। कोई इंसान ऐसा होता है नेगेटिव, वो कहता है मैं जो रोज है ना, अपनी इसकी स्वीट फ्रेग्रेंस है, इतनी रिफ्रेशिंग ब्यूटीफुल इसका कलर और प्रेजेंटेशन है,
वो इसको लाइक नहीं करते कुछ लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि मे बी रोज को पकड़ने से पहले किसी थॉर्न, किसी कांटे पे हाथ लग जाए तो जख्मी हो जाता है, और वो इस चीज से डरते हैं। जबकि कुछ और लोग होते हैं, वो कहते हैं फिर क्या हुआ, थॉर्न्स हैं तो क्या है, वो जो ब्यूटी है रोसेस की, वो तो अपील कर रही है, तो वो उनको लेना चाहते हैं। तो ये इंसान की चॉइस पे होता है, किसी का ध्यान कांटे की तरफ जाता है, किसी का ध्यान गुलाब की तरफ जाता है। तो जैसी इंसान की थिंकिंग होती है, वैसे उसका लाइफ का एम होता है, तो उसके मुताबिक उसकी एफर्ट होती है। नो डाउट गॉड हैज क्रिएटेड अस, बट ही हैज गिवन अस द पावर ऑफ चॉइस टू शेप आवर ओन लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स। और ये इंसान पर डिपेंड करता है। गॉड जो है वो क्रिएटर है हम सबका, लेकिन उसने इंसान को राइट एंड रॉन्ग टू पाथ दिए, उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में बताया, और उसके बाद चॉइस दी कि वो खुद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो रास्ता चाहता है उसको अडॉप्ट करे, और वही उसको उसकी लक तक, उसकी फॉर्च्यून तक पहुंचाएगा, चाहे ये दुनिया हो या अगली हो। इट डिपेंड्स अपॉन मैन हाउ ही रिएक्ट्स ड्यूरिंग हैप्पी मोमेंट्स और इन टफ टाइम्स। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने हैप्पी मोमेंट्स को किस तरह एंजॉय कर सकता है, और अपने टफ टाइम में कैसे अपनी विल पावर से ओवरकम कर सकता है। सो ये हमारा सेकेंड वन स्टेंजा था। Let's start the third one. Oh, what was that word? Said horror to hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you, swiftly, the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. Horrible ideas are discussed now in the third one stanza. And the name of the characters are also changed. You just remember, हम सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, जो एक पैसिमिस्टिक और एक ऑप्टिमिस्टिक है। बस हर स्टेंजा में उनका नेम डिफरेंट है, उनका टाइटल डिफरेंट है। तो कहता है कभी कभी जो हमारी थॉट्स होती है ना, वो हॉरर की तरह से, कैरेक्टर की तरह से। हॉरर क्या है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर। खौफ जो है वो जब हद से बढ़ जाता है तो वो टेरर, हॉरर बन जाता है। और ये जो टेरर होता है ना, ये हॉरर है। फियर तो उन चीज़ों का होता है जो विजिबल होती हैं, जो नज़र आती हैं, जो मुश्किलात हैं। जो हॉरर है ना, ये टेरर, ये उन चीज़ों का होता है जो दिखाई नहीं देती हैं, फील होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम उन चीज़ों का जिक्र पढ़ेंगे अब, जो हमारी लक में हो सकती हैं, किस इंसान की फॉर्च्यून में हो सकती हैं, वो जो विजिबल नहीं होती, जैसे जिन्नात होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे उनका जिक्र पढ़ेंगे। और वो कैसे है? डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज? ये जो वर्ड शेप है या फिर जो फिगर है, ये क्या है? स्पिरिट, गोस्ट। और ये जो बर्ड है, ये क्या है? एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस वो बर्ड है जो कि साइन ऑफ बैड लक कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और ये बिल्कुल सिमिलर सा आइडिया है ना, जैसे आप लोगों के जो अल्लामा इकबाल की शायरी है, उर्दू लिटरेचर है, वहाँ पे हम जिक्र पढ़ते हैं इकबाल के शाहीन का। तो वो क्या है? सिंबल ऑफ गुड लक, सिंबल ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट। तो जिस तरह से उर्दू लिटरेचर में वो एक पॉजिटिव थॉट के लिए सिलेक्ट किया गया एक बर्ड है, इंग्लिश लिटरेचर में एल्बेट्रॉस वो बर्ड है जो बैड लक का साइन है। और मेटाफोरिकली ये क्या मतलब सेंस कन्वे करता है? बैड लक का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल बर्डन। इंसान अगर एल्बाट्रॉस किसी के जो वे को क्रॉस करता है, तो क्या होता है? वो बंदा साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाता है उसको लाइफ एक बर्डन लगने लग जाती है। दैट फील्स लाइक अ कर्स। और ये तो एक कर्स है, डैमनेशन है। यानी ये एक बड़ी ही नेगेटिव चीज है कि इंसान जो है वो मेंटली रिटॉर्टेड हो जाए। तो ये जो शेप है ना, कहता वो जो बर्ड है वो तुम्हें मेंटली रिटॉर्टेड कर देगा, और वो वहां पे हैं भी बहुत उस इलाके में। जब वो तुम्हारे रास्ते को क्रॉस करेंगे तो फिर कोई चीज तुम्हें कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगी, तुम्हारी हर चीज बैड लक में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर सिर्फ एल्बेट्रॉस थोड़ी है वहां पे, वहां पे तो फॉरेस्ट भी आएगा। वो जो फॉरेस्ट है वहां पे थिक ट्रीज होंगे, अबंडेंट ट्रीज होंगे। और आपको पता ही है कि जो ट्रीज होते हैं वहां पे नाइट टाइम में स्पिरिट्स होती हैं,
घोस्ट होते हैं। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर क्या होगा, जब तुमने उस फॉरेस्ट को क्रॉस करना है, behind you swiftly the figures come softly। वो जो घोस्ट है, स्पिरिट है, वो तुम्हें जाने नहीं देंगी। स्विफ्टली स्पीडली वो तुम्हारे पीछे आएंगी, कि कोई इंसान जिनसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकता है। और फिर वो होती भी क्या है, सॉफ्ट मूवमेंट होती है, डेलिकेट, आवाज नहीं पैदा होती, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो तुम्हारे करीब पहुंच गई है। और जैसे ही वो करीब आके तुम्हें टच करेगी ना, द स्पॉट ऑन योर स्किन, वो जो घोस्ट है जब वो टच करेगा तुम्हें, तो तुम्हारी स्किन पर स्पॉट स्टेन्स मार्क्स बनना शुरू हो जाएंगे, निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। और वो निशान सिम्टम्स बनेंगे, इज अ शॉकिंग डिजीज, फैटल डिजीज। वो तो तुम्हारी डेथ डिजीज को शो करेगा। मतलब वो इतनी इनक्योरेबल डिजीज होगी जिसकी आज तक कोई मेडिकेशन ही नहीं, कोई मेडिसिन ही नहीं है मार्केट में। तो फिर क्या होगा, तो फिर तुम्हारी डेथ होगी। तो इसलिए तुम्हें ये सारी हॉरिबल सिचुएशंस को फेस करने से पहले फिर सोच लो, लाइफ में हाई एम रखना है कि नहीं रखना। सो ये वो आइडियाज है जिसको हमने इस स्टेंजा में पढ़ना है। सो लेट्स डिस्कस इन द अबव मेंशन वर्सेस द हॉरर। हॉरर मैंने रीडर को ही कहा है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में रीडर है, फियरर है, हॉरर है। ये आपने दोबारा ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। द हॉरर टेरिफाइज द हियरर, राइडर नहीं लिखेंगे, रिगार्डिंग मिस्टीरियस इवेंट और फिनोमिनन विच मे बी फॉल ड्यूरिंग हिज जर्नी। कहता तुमने जो अपने लिए सक्सेस की डेस्टिनेशन सेट की है ना, वो तो बड़ी डेंजरस है, क्योंकि वहां पर मिस्टीरियस इवेंट्स होते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल अनअंडरस्टैंडेबल सिचुएशंस होती हैं। फिनोमिनन कहते हैं स्ट्रेंज हैपनिंग को, बहुत स्ट्रेंज हैपनिंग होती है। सो देयरफॉर तुम्हें ऐसे एरिया में मूव नहीं करना चाहिए। ये जो भी कोई मिस हेलो थी ना क्लास में, माइक म्यूट करके एंट्री दिया करें, वैसे मत क्लास में अपीयर हुआ करें जी। हाँ जी, कहाँ पे थे, सुपर नेचुरल क्रीचर हैविंग टेरिबल फिशेस मे अपीयर इन हिज वे। तो जब तुम जाओगे ना उस रास्ते पे, वहां पे सुपर नेचुरल क्रीचर्स रहती हैं, घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं। द ट्रीज इन दैट वैली आर द ड्वेलिंग प्लेस फॉर सच घोस्टली क्रीचर्स। कहता वो जो वैली है ना, वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे अबंडेंट थिक ट्रीज हैं, वो तो बेस्ट ड्वेलिंग प्लेस है। ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंशियल एरिया है घोस्टली क्रीचर्स का, विच मे चेस हिम टू डेथ। और वो जब किसी को चेस करते हैं, फॉलो करते हैं ना ये घोस्ट, ये स्पिरिट्स, तो इंसान को डेथ से पहले छोड़ते नहीं है। द हॉरर पॉइंट्स आउट दैट द टाइनी स्पॉट ऑन हिज स्किन, कि जो तुम्हारी स्किन के ऊपर बाद में वो टाइनी स्पॉट्स अपीयर होंगे, मतलब छोटे छोटे से निशान पड़ जाएंगे, आर द सिम्टम्स ऑफ डेडली डिजीज। वो इनक्योरेबल डिजीज के सिम्टम्स होंगे जिसकी कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं हो सकती सिवाय डेथ के। फ्रॉम द वेरी आउटसेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर इज टू फ्राइटन द हियरर। तो वो जो रीडर को, राइडर की जगह पे आप लगा लें हॉरर और हियरर। वो जो हॉरर है वो हियरर को क्या करे, फ्राइटन कर रहा है, हु इज डिटरमिन्ड टू क्रॉस द लैंड ऑफ टेरर। मगर वो जो हियरर है वो डिटरमिन्ड है कि ये जो लैंड ऑफ टेरर एंड डिसमे है ना, वो इसको क्रॉस करेगा। द हियरर बिलीव्स इन डीड्स नॉट द बेसलेस वर्ड्स, क्योंकि वो एक्शंस पर बिलीव करने वाला पर्सन है, वर्ड्स पर नहीं। बिकॉज डीड्स आर फ्रूट्स, वर्ड्स आर बट लीव्स। क्योंकि एक ट्री जो है उसकी वर्थ और वैल्यू उसके फ्रूट की वजह से होती है, लीव्स तो कुछ भी नहीं होते। सो देयरफॉर वो लीव्स पे, वर्ड्स पे बात नहीं करता, वो तो एक्शंस पर बिलीव करता है। शेक्सपियर हैज rightly remarked about willpower that our bodies are gardens, कि इंसान की जो बॉडी है वो एक गार्डन है, एक पार्क है, टू विच आर विल्स
आई मीन विल पावर्स आर गार्डनर्स। और इसमें इंसान का जो स्टेमिना है, जो विल पावर है, वो एक्चुअली एक गार्डनर है। और आपको पता है गार्डनर जितना अच्छा होगा, माली जितना बेहतर काम करेगा, उतना अच्छा खूबसूरत वो पार्क होगा। यानी इंसान का स्टेमिना जितना स्ट्रांग होगा, उतनी सक्सेसफुल उसकी लाइफ होगी। सो आज के दिन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेंजा थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन की डिमांड करता है, वो पॉसिबल नहीं वाइंड अप करना। कल के लेक्चर में इसके लास्ट स्टेंजा की तरफ जाएंगे।